नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। वर्ल्ड कप की खुमारी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और वर्ल्ड कप की खुमारी खत्म होते ही अब कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। बरबस भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर है, नया कप्तान है, नई टीम है और नया सपोर्ट स्टाफ है टीम के साथ। और 18 नवंबर से भारतीय टीम पहले T20 सीरीज खेलेगी। वेलिंगटन के मैदान पर यह मुकाबला होना है और न्यूजीलैंड ने लगभग अपनी वही टीम खिलाई है जो सेमीफाइनल में खेली थी। एक मार्टिन गुप्टिल को टीम से बाहर किया गया है। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो 8 खिलाड़ी टीम से बाहर है। अब इस सीरीज के क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ प्लेइंग 11 होगा। हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बहुत बेबाकी के साथ माइकल वॉन के स्टेटमेंट का जवाब दिया, जिस तरह से वो अपनी टीम के पक्ष में बोलते नजर आए और जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की उन्होंने बात की, वो क्या कुछ संकेत देता है। और बीबीएस लक्ष्मण जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि वो अपने कप्तान के साथ सेम पेज में और हमें अग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है और उनके जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी टीम में है, वह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं न्यूजीलैंड टीम की बात करें, न्यूजीलैंड अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रहा है, यानी कि सेमीफाइनल में हार का जो गम था उसको भुला के दोबारा से बायलैटरल सीरीज में वो लोग मैदान पर उतर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों टीमें अपना अपना सेमीफाइनल मैच हारी थी। अब इस सीरीज के पर युवा खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी इस सीरीज में चमक सकता है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल है। इस समय हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी, राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम हमारे साथ है। सबा भाई, पहला सवाल तो यही सहन में आता है कि क्या सेमीफाइनल में जो हारी है भारतीय टीम और न्यूजीलैंड, अब दोनों को मैच खेलना है वेलिंगटन के मैदान पर, यानी कि फ्लाइट भले ही 1.5 घंटे की हो मेलबर्न से, क्या इस फ्लाइट में जो दर्द है, जो दुख है, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ पाई होंगी दोनों टीमें? आपको लग रहा है वो बैगेज लेके इस सीरीज का आगाज होगा? हाँ, मुझे लगता है दोनों टीम जो है वो एक फ्रेश सेट ऑफ आइडियाज के साथ मैदान में उतरेंगी राजीव। और दोनों की एक ही समस्या रही है, जिस तरह से दोनों टीम का एग्जिट हुआ था सेमीफाइनल में। न्यूजीलैंड के अगर आप देख ले, उन्होंने सिर्फ 150 से 155 रन बनाए थे। उन्होंने भी बहुत ही दबे हुए अंदाज में बल्लेबाजी की थी और भारत की भी कुछ वही हालत हुई थी। तो मुझे लगता है ये समय आ गया है एक तरह से ये सोचने का कि आने वाले समय में T20 के लिए किस प्रकार के विजन के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। कौन कौन से जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो जो आप विजन बना रहे हैं उसमें वो बाय इन करते हैं कि नहीं। तो ये एक उस प्रकार की श्रृंखला होने वाली इन दोनों टीमों के बीच में। अभी भी बहुत जल्दबाजी है इस पर अमल करना। पर कुछ हद तक मुझे लगता है कि एक तरह की कुछ तस्वीर हमें जरूर देखने को जी। मिलेगी। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ एक ऐसा कप्तान है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल्स खेल रहा है, यानी केन विलियमसन, लेकिन अब पहला झटका उनको वर्ल्ड कप के तुरंत बाद लगा जब आईपीएल फ्रेंचाइज सनराइज हैदराबाद ने उनको टीम के से एक तरह से कहा जाए निकाल दिया, हम कह सकते हैं। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा इजी हो जाता है कहना कि उनको एक्स किया गया या फ्रेंचाइज ने उनको रिटेन नहीं किया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। बट एक्चुअल माने तो उनकी बल्लेबाजी शायद T20 को सूट नहीं करती थी, इसलिए उनको हटा दिया गया वहां से। और दूसरी तरफ एक ऐसा कप्तान है जो आईपीएल चैंपियन बना के ले आया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो दोनों टीमें सेमीफाइनल हार कर इस बायलेटरल सीरीज में आमने सामने होंगी। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा मुकाबला होने की आशा है। और जहाँ तक कप्तानों की बात है तो विलियमसन के पास बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आइडिया है उन्हें T20 का भी, क्योंकि लंबे समय से वो T20 में भी लीड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को भी और आईपीएल में फ्रेंचाइजी को भी अपने लीड कर रहे थे वो। और हार्दिक पांड्या ने लेकिन लास्ट ईयर ही कप्तानी संभाली है और जिस तरह का प्रदर्शन रहा तो वो बहुत ही सराहनीय था और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कैप्टन के रूप में उभर कर आए हैं वो। और मतलब अब देखा जा रहा है कि शायद T20 में भारत के अगले परमानेंट कैप्टन वही होंगे, क्योंकि जिस तरह उनका जी। प्रदर्शन रहा है, जिस तरह उन्होंने अपना कंपोजर बना के रखा है और जिस तरह लीड किया है, भले बल्लेबाजी में जिम्मेदारी लेने की बात हो या गेंदबाजी में, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका और अच्छे से उन्होंने लीड किया है। और ये सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफी ध्यान से देखा जाएगा उनकी कप्तानी को, उनकी परफॉर्मेंस को, कि जी। क्या वो आगे आने वाले समय में परमानेंट भारत के व्हाइट बॉल के एटलीस्ट T20 के कप्तान तो रहेंगे या नहीं। रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ है। रितेंद्र, क्या मायने आपके लिए है इस बायलेटरल सीरीज के और वर्ल्ड कप के
खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद ये इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है, जहां पर 8 भारतीय खिलाड़ी नहीं है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल टीम से निकाल दिए गए। ट्रेंट बोल्ट और ऑलरेडी टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो इस सीरीज के लिए वो अवेलेबल नहीं है। कैसे आप देखते हैं इस सीरीज की इंपॉर्टेंस को? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये सीरीज युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हाँ। अक्सर ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि इतने प्लेयर्स आपके जो खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, 8 प्लेयर, ये बहुत मैसिव काउंट है। वो नहीं है अब उनको रेस्ट दिया गया है जैसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अब इन सब युवाओं के लिए आई थिंक दे हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हैं और जो कंडीशंस हैं, और जैसे हम सब बात करते हैं कि हमारे पास अच्छा बैटिंग क्रम है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वर्ल्ड कप के लिए मौका नहीं मिला, अब वो सारे इस टीम में हैं। हार्दिक पांड्या के लिए एक ऐसे टेस्ट होगा अपनी कप्तानी को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए। तो जी हाँ, लॉट टू गेन, बिकॉज इस सीरीज में रिजल्ट्स तो जो भी आएंगे वो तो अब समय बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कौन कौन से लड़के इस सीरीज में उभर के आते हैं। कैन दे प्रूव अ पॉइंट और नॉट? आई थिंक दैट इज अ बिग क्वेश्चन। समय भाई, क्योंकि फटाफट प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी खबर आई, एक तो ट्रेंट बोल्ट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उस पे एक रिएक्शन आपका, क्योंकि वो अब आगे न्यूजीलैंड के लिए बहुत चुनिंदा मैचेस खेलेंगे। मार्टिन गुप्टिल टीम के साथ नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड की जो 11 खेली थी वर्ल्ड कप में, मैं नजर डाला था, लगभग वही 11 वो खेलेगी। ट्रेंट बोल्ट नहीं होगी उस टीम में। भारत की प्लेइंग 11 देखें तो पूरी की पूरी टीम बदल जाएगी। हार्दिक पांड्या होंगे टीम के साथ, बाकी सूर्य कुमार यादव हैं, जो एक बड़ा नाम बन चुके हैं T20 फॉर्मेट में। कैसे आप देख रहे हैं ये इस सीरीज को, अगर हम टीम के लिहाज से जाए? एक तरफ पूरी की पूरी टीम वर्ल्ड कप स्क्वाड वाली, हमारी टीम पूरी बदली हुई। देखिए, बदली हुई टीम जरूर है, पर हमारी टीम में भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रखा गया है इस समय। उनको अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, T20 क्रिकेट खेलने का, IPL खेलने का। तो ये एक सही प्लेटफॉर्म है इन प्लेयर्स को जज करने का, क्या आने वाले समय में जो 2024 में जो विश्व कप होने वाला है, वहां पर इन खिलाड़ियों में से कौन तैयार रहेगा। और ये साबित करना होगा इन्हीं खिलाड़ियों को। देखिए, न्यूजीलैंड की बात अलग है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, और और वो जो है उन्हीं को ट्राई आउट करते रहते हैं। जैसे ग्लेन फिलिप्स हो गए, फिन एलन हो गए, जेवन कॉनवॉय हो गए, डैरल मिचेल हो गए, मिचेल सैंटनर हो गए। इस तरह के प्लेयर्स को वो खिलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा पूल है प्लेयर्स का, और इनको कई कई सालों का अनुभव भी हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, जैसे कि मैंने कहा IPL खेलने का। पर IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके साथ साथ जब आप विश्व कप खेलते हैं, वहां तो अंतर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर टीम को चुना गया है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे युवा प्लेयर्स के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम संजू सैमसन को देख लें, क्या वो वहां से और ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। ईशान किशन हो गए, ऋषभ पंत वाइस कप्तान बनाए गए हैं, क्या अपनी जगह वो पक्की कर सकते हैं कि नहीं, कौन सी पोजीशन उनके लिए ठीक रहेगी। हार्दिक पांड्या एक नए कप्तान बनाए गए हैं, वो ऋषभ पंत को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ओपन कौन करेगा। तो इस तरह की बातों पर ध्यान देना होगा। कुलदीप यादव को मौका मिल रहा है, युजी चहल टीम में शामिल है, क्या ये आपके लिए सही कॉम्बिनेशन साबित होंगे, तो ये वक्त ही बताएगा। पर ये ऐसी श्रृंखला है जहां पर कुछ सवालों का हल VVS लक्ष्मण और हार्दिक पांड्या या फिर चयनकर्ता जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और मैं एक बार प्लेइंग 11 जो हमने इंडिया टीम से बनाई है वो बता दें आपको। राजकुमार सर, शुभमन गिल, ईशान किशन, पारी की शुरुआत कराने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। संजू सैमसन नंबर 3 पे, सूर्य कुमार यादव 4 पे, हार्दिक 5 पे, ऋषभ पंत 6 पे, दीपक हुड्डा 7 पे, वॉशिंगटन सुंदर 8 पे, भुवनेश्वर कुमार 9 पे, यजुवेंद्र चहल 10 पे, और अर्शदीप सिंह के साथ उमरान मलिक। ये स्क्वाड है जो हमने चुना है। कैसे आप देख रहे हैं इस स्क्वाड को, और क्या ओपनिंग में नंबर 3 पे या नंबर 5 पे आप थोड़ा एक ऊपर भेजेंगे यहाँ पर हुड्डा को? कैसे आप देख रहे हैं जो बैटिंग ऑर्डर है या प्लेइंग 11 है? मुझे लग रहा है राजीव की प्लेइंग 11 काफी हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसमें पूरे 5 बॉलर्स ही हैं, 3 फास्ट बॉलर जैसे आपने बताया और 2 स्पिनर। तो जी। भारत को एक छठा ऑप्शन भी देखना होगा इसमें। वो अगर छठा हार्दिक पांड्या ऑप्शन खुद, हार्दिक पांड्या और हुड्डा, हार्दिक 7 पांड्या बॉलिंग ऑप्शन है टोटल जो मैं देख रहा हूँ। नहीं, फिर बहुत बैलेंस लगे ये टीम अगर इसमें इतने बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और मेरा मानना है कि ये बेस्ट पॉसिबल टीम है। और इसमें चेंजेस यही हो सकते हैं कि आप ऋषभ पंत को एक फ्लोटर की तरह यूज कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े, कम ओवर रह गए हैं या
लेफ्ट हैंडर्स बॉलिंग कर रहे हैं या लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, तो आप बीच में उनको पहले जल्दी भेज सकते हैं। और साथ साथ आपके पास ईशान किशन है टॉप ऑर्डर में, तो अच्छा एक बैलेंस्ड टीम लग रही है ये। दीपक हुडा को भी आप एक फ्लोटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी यंग टीम है, और मुझे पूरी आशा है कि इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा न्यूजीलैंड के विरुद्ध आने वाले मैच में। नितिन, जो दो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, एक तो शुभमन गिल को मैं देखना चाहता हूँ इस सीरीज में। वो क्योंकि बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत एग्रेसिव स्टार्टर है। संजू सैमसन एक और बैट्समैन जिनकी बैटिंग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और फिर ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हो रही है, जो एक बहुत बड़े दावेदार थे वर्ल्ड कप खेलने के, जो इंजरी की वजह से नहीं गए। आप किस तरह से देख रहे हैं इन चारों के लिए ये सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में, जो बहुत छोटा मैदान है? मैं गया हूँ वहां पे कवर करने। बहुत छोटा ग्राउंड है और बहुत इजी नहीं है यहाँ पर T20 में ना तो गेंदबाजी करना और ना ही अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो कभी कभी ऐसे छोटे ग्राउंड का नुकसान होता है, जो हमने देखा वर्ल्ड कप में जिस तरह से सूर्या आउट हुए थे। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। जी यार अजीब, बिल्कुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, संजू सैमसन एक ऐसा नाम जिसको हम बहुत देर से सुन तो रहे हैं, बट उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट नहीं किया है, कंसिस्टेंसी से बहुत परे हैं, तो उनके लिए ये अहम मौका है। शुभमन गिल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा राजीव, देखिए उनकी टेक्निक बहुत सटीक है। जहाँ पे विकेट्स थोड़ी मुश्किल होती हैं, और खास करके न्यूजीलैंड विकेट्स जहाँ पे बॉल अच्छा तैरेगा, स्विंग होगा, तो जिस टेक्निक की महारत रखते हैं शुभमन गिल, जिस पेस से खेलते हैं, आई थिंक ही इज डेफिनेटली अ मैन फॉर द फ्यूचर। उन पे काफी कुछ निर्भर करेगा अगर हम इस सीरीज को जीतना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और बतौर सलामी बल्लेबाज आई थिंक ही हैज टू फायर। और अगर हम बात करें अजीब, यहाँ पे एक लड़का जो अभी आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट हिम इज उमरान मलिक। ये एक ऐसा नाम है जिसको दरकिनार कर दिया गया था, ज्यादा बात नहीं हो रही थी। बहुत लोगों ने बोला कि पेस तो इनके पास है लेकिन बहुत इरेटिक है, इनको बहुत मार पड़ती है, लेकिन उनको मौका मिला है। तो अब ये एक और ऐसा नाम है, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत बात की है, हमने भी बहुत शोज इंडिया न्यूज के माध्यम से हाँ। उमरान मलिक पे किए हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि उमरान मलिक, जो उनसे अभी तक उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर, वो इस सीरीज में उन उम्मीदों पे खरे उतरे। तो जी हाँ, बहुत से लड़के और लड़कों से उम्मीद है। अब कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज हम ये भी नहीं भूल सकते, ये जो टूर्नामेंट है, ये सीरीज है, ये न्यूजीलैंड में है, वहां पे कंडीशंस डिफरेंट होंगी। और बतौर एक ऐसा प्लेयर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, आप कैसे इस सीरीज में अपने आप को अडेप्ट करेंगे, बॉलिंग में, बल्लेबाजी में, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल, ड्रॉप इन पिचेस हैं स्काई स्टेडियम यानी वेलिंगटन में। दो है, विंडी वेलिंगटन जो पूरी तरह से खुला हुआ है जहाँ पे टेस्ट मैचेस होते हैं, और स्काई स्टेडियम जो आमतौर पे रग्बी खेला जाता है लेकिन ड्रॉप इन पिचेस होती है वहाँ पे। और वेलिंगटन से कुछ ही किलोमीटर पे नॉर्थ एंटार्क्टिका है, जहाँ से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और अक्सर रेडियो पे वहाँ पे अनाउंस किया जाता है पर्टिकुलर कि हवा बहुत तेज चलने वाली है, आप जहाँ पे जिस शेल्टर में उस समय जाना चाहें जा सकें। लेकिन क्या सभा भाई, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मैं स्क्वाड पे नजर डाला था कि श्रेयस अय्यर को आप कैसे बाहर बिठाएंगे। मोहम्मद सिराज एक और नाम जो वर्ल्ड कप के आपके स्टैंड वाइज थे, और कुलदीप यादव और हर्षल पटेल। अब जो 11 हमने बनाए उनमें 4 को जगह हम नहीं दे पाए, आप क्या जगह दे पाएंगे इनको? देखिए, आपको 3 सीमर्स तो खिलाने होंगे राजीव। मैं तो प्रेफर करूंगा उमरान मलिक, हर्षदीप सिंह और हर्षल पटेल को खिलाना, कि हर्षल पटेल को आप विश्व कप अच्छा, में ले गए थे, वहां तो पर आप आपने उनको भुवनेश्वर कुमार खिलाया को नहीं। ड्रॉप करेंगे यहाँ पे? नहीं, मैं इस समय भुवनेश्वर कुमार को 11 में नहीं रखूंगा। मैं प्रेफर ठीक करूंगा है। थोड़ा यंग टैलेंट को ढूंढना। और मेरे हिसाब से उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल, अगर हर्षल पटेल को नहीं खिलाना फिर मैं मोहम्मद सिराज को ट्राई आउट करूंगा, तो मुझे लगता ओके। है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्पीड की जरूरत है। अगर आपके पास अर्शदीप सिंह है, वहां पर एक स्विंग बॉलर है, तो फिर आपके पास दो अगर सीम बॉलर हों जो 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 तेज गति से बॉल डाल सकते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलता है। एक और बात है राजीव, मैं प्रेफर ये करूंगा कि 1 से 6 में जो आपने टीम जो चुनी है, उसमें कम से कम आपके पास 2 ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो गेंदबाजी भी कर पाए। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके एक बॉलर हो गए, और मैं चाहता हूँ कि दीपक हुडा या फिर कोई और ऐसा बल्लेबाज है जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकता है, मैं प्रेफर करूंगा उसको रखना। क्योंकि अब धीरे धीरे जो पैटर्न देखने को मिल रहा है T20 में, वो ये है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी होने चाहिए, ताकि आपके पास विकल्प काफी ज्यादा ज्यादा रहे। तो दीपक हुडा और हार्दिक पांड्या अगर 1 से 6 के बीच में खेलते हैं,
तो मेरे लिए वो प्रेफर्ड चॉइस रहेंगे। उसके अलावा मेरे पास 5 बॉलर्स और रहेंगे, और फिर मेरी बैटिंग नंबर 7, नंबर 8 तक मेरी बैटिंग तगड़ी हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान लगाकर ही मैं टीम चुनूंगा। पर उसके पहले जिस तरह से आपने बयान किया वेलिंगटन के बारे में, मुझे लगता है कि एक क्रिकेट रिपोर्ट स्पोर्ट्स एडिटर के साथ साथ आपको एक ट्रैवल ब्लॉग भी शुरू कर देना चाहिए राजीव। इतने सारे जगह आप कवर कर चुके हैं, तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी। और वेलिंगटन में क्योंकि ये मुकाबला है स्काई स्टेडियम में, जितनी चैलेंजेस भारतीय बल्लेबाजों के लिए फर्ग्यूसन हो या एडम मिलने हो ये रखेंगे, आपको लग रहा है क्या उतना चैलेंज हमारे गेंदबाज न्यूजीलैंड के इन फॉर्म बैट्समैन के सामने रख पाएंगे? क्योंकि स्क्वाड तो न्यूजीलैंड का वही है, वही फिन एलन खेलेंगे जो बहुत ही धुआंधार बैटिंग करते हैं, डेविन कॉनवे बड़े स्टेडी प्लेयर, फिर केन विलियमसन है उनके पास, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, जिमी निशम, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जो सेमीफाइनल खेल के, और यही बैटिंग ऑर्डर था पूरा का पूरा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में। राजीव देखिए, ये जो प्लेयर्स हैं एक तो बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं, फिर इनको अपने ग्राउंड्स पे अपनी विकेट्स पे खेलने का बहुत हाँ आइडिया है, डायमेंशंस क्योंकि का जी। हाँ डायमेंशंस बहुत अजीब सी हैं, बहुत छोटे ग्राउंड्स हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पर मिस हिट भी चक्का हो सकता है, और बाउंस भी वहां पर विकेट्स में स्पंजी बाउंस होता है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक क्रिकेट होती है न्यूजीलैंड में, और वहां पे एक्लेमेटाइज होना बहुत मुश्किल होता है किसी भी आउटसाइड टीम को, और भारतीय टीम को भी ज्यादा मौका नहीं मिला है, ज्यादा समय नहीं मिला है प्रिपरेशन का। तो टेस्टिंग भारत के बल्लेबाजों की मुझे लगता है कि ज्यादा होने वाली है बनिस्पत की न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की। यहाँ पर तो भारतीय गेंदबाजों के लिए तो यही है कि वो अपना कोटा अच्छे से निकालें, क्योंकि जी हेल्पफुल विकेट होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा ये देखने में कि पिचिंग कहाँ पर करनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप हार्ड लेंथ डालते हैं, यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या आप आगे डालेंगे, जैसे स्पंजी अगर बाउंस है तो आपको थोड़ा सा 2 फुट और आगे डाल सकते हैं, जिससे हाँ। बैट्समैन ड्राइव नहीं मार सकता, और उसके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि बॉल पड़कर रुक कर और ऊंचा आता है। तो देखना ये होगा कि कितने अडेप्ट हो चुके हैं भारतीय गेंदबाज वहां की विकेट से। लेकिन हाँ, बल्लेबाजों के लिए एक जरूर एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास शानदार बॉलिंग अटैक है, और अपनी विकेट्स पे उन्हें बॉलिंग करने का बहुत अच्छा आइडिया भी है। समा भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमने डायमेंशंस की बहुत बात की कि बहुत बड़े मैदान है और वहाँ के डायमेंशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस सीरीज में क्या आपको लग रहा है, वेलिंगटन में हम खेल रहे हो या क्राइस्टचर्च हो या ऑकलैंड हो, सबका डायमेंशन बहुत अलग है। कभी आड़े तिरछे मैदान है, मतलब कभी कभी तो थर्ड मैन लगता है स्लिप पे खड़ा हुआ है, कुछ इस तरह के जो डायमेंशन है वो है। अब स्काई स्टेडियम की बात करें, स्क्वायर बाउंड्रीज इतनी छोटी है कि कभी कभी लगता है कि आप 30 यार्ड बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। कैसा चैलेंजेस, ये किस तरह का चैलेंज होगा हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन और सूर्य कुमार यादव जी इस पूरे वर्ल्ड कप के सबसे शानदार बल्लेबाज रहे, उनके लिए ये दौरा कैसे देख रहे हैं? मेरी उनसे बात हो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थे मैच हारने के बाद से। कैसे आप देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी के लिए इस सीरीज में अपने आप को मोटिवेट करना? और डायमेंशन, पहला सवाल डायमेंशन है। देखिए, ये इंक्रीजिंगली एक चैलेंज जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए कि आप अलग अलग ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो डायमेंशंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, बल्लेबाजों को भी हाँ और गेंदबाजों को भी। क्योंकि ये फॉर्मेट कुछ उस प्रकार का डिमांड करता है, और ये T20 में भी यही होने वाला है, वनडे क्रिकेट में भी यही होने वाला है। अब 2024 का जो विश्व कप है वो यूएसए में होने वाला है राजीव। वहां पर किस हाँ। प्रकार के स्टेडियम रहेंगे ये कहना यहाँ से बहुत मुश्किल, अभी तक वहां पे स्टेडियम तैयार हुए नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम्म। जब तक विश्व कप शुरू होगा 3 या 4 स्टेडियम वहां पर बन जाएंगे, हाँ जहां अभी पर भी ये एक ही मुकाबला होने स्टेडियम वाला है। है फ्लोरिडा में जहाँ हाँ, पे सब वही वही होते हैं मैच जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो अभी पर आने वाले समय के लिए भी अब खिलाड़ियों को इस बारे में ध्यान देना होगा कि आपको डायमेंशन के हिसाब से प्लेयर चुनने होंगे, गेंदबाजी की स्ट्रैटेजी बनानी होगी और बल्लेबाजी की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अभी अभी आप देखिए विश्व कप में क्या हुआ, हमारा मुकाबला हुआ था एडलेड ओवल में। एडलेड में स्क्वायर बाउंड्री से सीधे बहुत बहुत लंबा था। वहां पर आदिल रशीद ने आपको टेम्प्ट किया कि आप सीधे निकल के छक्का मारिए, हम वहां पर वो हाँ। कर पाए नहीं। तो इस तरह की दिक्कतों से ऊपर उठने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डायमेंशंस के हिसाब से अपने शॉट्स को चूज हम्म। करें, अपने टारगेट सेट करें, और फिर उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये एक चैलेंज रहेगा हार्दिक पांड्या के लिए भी और कोचिंग स्टाफ के लिए भी। सूर्य कुमार यादव पे एक रिएक्शन चाहिए आपका, इस वर्ल्ड कप में और इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज के टैग के साथ न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। क्या कुछ उनके पास होगा, कहते हैं ना कि आपके पास प्रेरणा के लिए क्या कुछ होगा इस सीरीज में?
क्योंकि जो वर्ल्ड कप की हार है वो कहीं ना कहीं सबके दिल में तो बैठी हुई है। देखिए, वर्ल्ड कप की हार से तो सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा दुखी होंगे। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को कुछ अलग प्रकार का दुख हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है राजीव। इस समय मुझे लगता है कि मॉडर्न डे T20 में वो जॉस बटलर के साथ साथ सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। पर अंत में अगर आप सूर्य कुमार यादव के स्कोर्स को देखेंगे, तो जब जब बड़े मैचेस आए हैं उनके सामने, दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला हारे, वहां पर उन्होंने रन बनाए नहीं। पाकिस्तान के विरुद्ध पहला मुकाबला जो हुआ, वहां पर उन्होंने रन बनाए नहीं। विश्व कप का सेमीफाइनल मौका है, बहुत ही बड़ा मौका था ये इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर उन्होंने रन बनाए नहीं। सूर्य कुमार यादव को ये अब इन सब बातों पर ध्यान देना होगा कि क्रंच मोमेंट में, क्रंच मैचेस में, बड़े मैचेस में आपको रन बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से विराट कोहली करते आए हैं सालों साल से, तो वो एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़े भारतीय टीम को, वहां पर आपको मैच जिताना है और मैच विनिंग पारी खेलनी है। वो सूर्य कुमार यादव ने अभी तक किया नहीं है। मैं मानता हूं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन फॉर्म में हैं, 360 डिग्री प्लेयर हैं, वो सब कुछ सही है। पर जब आप बड़े कब बनते हैं, जब आप अपने टीम को एक बड़ा मैच जिताते हैं। वो अभी तक सूर्य कुमार यादव ने किया नहीं है राज। तो चलिए 3 मैचों की सीरीज है, फटाफट एक एक रिएक्शन राजकुमार सर और रितेंद्र से ले लेते हैं। रितेंद्र, 3-1 की सीरीज कौन जीत रहा है? 30 सेकंड है आपके पास। जी रितेंद्र। जी मुझे लग रहा है इंडिया, देखिए कंडीशंस टफ होंगी, लेकिन आई विल गो विद इंडिया बिकॉज यंग टीम है। आई थिंक दे विल प्ले फियरलेस क्रिकेट। और जिस तरह का जी बैटिंग क्रम है हमारा, अगर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की बात करें, शुभमन गिल एट द हेल्म, अगर वो अच्छा स्टार्ट देते हैं, हमारे पास बड़ा मौका है। और अगर हम न्यूजीलैंड को हराते हैं उनके घर में, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और वर्ल्ड कप की रजीत इतनी करारी हार हुई है, इसने इतने लोगों को हर्ट किया है, तो ये सीरीज का जो टाइमिंग है जी बहुत इंपॉर्टेंट है टू विन दिस बिल्कुल एंड टू विन द कॉन्फिडेंस बैक ऑफ द पीपल। बिल्कुल। 30 सेकंड में राजकुमार सर, क्या स्कोर लाइन होने वाला है? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि आसान नहीं होने वाला भारत के लिए। और न्यूजीलैंड अपनी सरजमी पर खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे वो। सेमीफाइनल अगर छोड़ दें, उसके अलावा उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ है। और अच्छा, बहुत संघर्षपूर्ण ये सीरीज होने वाली है, और बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा झुकाव न्यूजीलैंड की तरफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।